So, hi Saurabh, welcome to our channel, Bharat Alternates. So, what we do, Thank you. Saurabh, is we sit down with all the fund managers and talk about, what's happening in geopolitics, what is the market outlook, and, view on mid and small caps. And you are a fund manager, so we sit with fund managers, talk about their offerings in PMS and AIF space. So, this is the idea today that we want to discuss. So, welcome, Saurabh. I think you are a man which needs no introduction, but just for our audience, so Saurabh has written multiple books like Diamonds in the Dust, Unusual Billionaires, and Coffee Can Investing, which I have also personally read. So, and Saurabh is also the founder and fund manager at Marcellus. So welcome, Saurabh. Welcome to our Thank you. show. Thank you for inviting me. Thank you so much. Thanks, Saurabh. So, Saurabh, today the idea is basically we want to understand your view on firstly the market outlook for 2026. So, if you can throw some light on that. So देखिए, आई मीन 2026 क्या कल सुबह क्या होगी मार्केट में बोलना मुश्किल है। बट अगर आप पूछ ही रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपके दर्शक को कुछ फ़ायदा होगा जान के कि अगले 12 महीने में क्या होने वाली है इंडिया में, मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ अ, हाई सिंगल डिजिट्स, लो डबल डिजिट्स के पास रहेगी। बट मार्केट अभी भी महँगी है इंडिया में। इंडिया की लॉन्ग टर्म पीई मल्टीपल 15-16 के आसपास है, उसके मुकाबले आज इंडिया 20-21 पे है। So if you assume Gitansh over a 2-3 year period, India's P multiple reverts to its long term average of around 15-16, and assuming 10% के आसपास EPS growth, which I think will be a terrific outcome given the challenges facing the nation, तो आपको over 2-3 years you're looking at high single digit returns from the equity markets, right? मैं ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से स्मॉल एंड मिड कैप में और सोबर आउटलुक है। पर अगर Okay. आप निफ्टी की बात करें, बेंचमार्क से हाई सिंगल डिजिट्स की उम्मीद ओवर 3-4 ईयर्स हम रख सकते हैं। ऑलराइट। अभी जैसे Q3 की अर्निंग्स आनी शुरू हो गई है एंड देयर आर से लाइक बजाज फाइनेंस एंड कपल ऑफ अदर कंपनीज व्हिच हैव कम आउट विद देयर अर्निंग्स एंड यू एज अ फंड मैनेजर आप क्लोजली ट्रैक करते हो Q3 की अर्निंग्स। सो हाउ आर द अर्निंग्स अभी कैसी आ रही हैं इस क्वार्टर में? ये हम खुश है हमारे पोर्टफोलियो में। देखिए, बिकॉज हमारी पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों समझा देता हूँ। हमारी पोर्टफोलियोज जो है बराबर हाई क्वालिटी कंपनीज रही है। सो ओके। अर्निंग्स ग्रोथ हमारे लिए लास्ट 3 साल में निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ 5-6% की तरफ चली गई थी मार्केट के लिए। वैसे माहौल में गीतांश, हमारे पोर्टफोलियो की अर्निंग्स ग्रोथ 13, 14, 15 आते रहे। इस क्वार्टर Q3 में हमारी पोर्टफोलियो की अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 17-18 आ गई है, ठीक है। बट अर्निंग्स ग्रोथ वाज नेवर अ चैलेंज फॉर आवर पोर्टफोलियो। जैसे शायद आपके दर्शकों को पता होगा, हमारी पोर्टफोलियोज महंगी थी 2022 के शुरुआत में। ओके। महंगी थी और भारी भारी पिटाई हुई इसलिए वैल्यूएशंस पे हमारी पोर्टफोलियो की। सो 22, 23, 24 हमारी पोर्टफोलियोज की बेधड़क पिटाई हुई पी मल्टीपल्स भी। अर्निंग्स ग्रोथ बराबर सस्टेन की, इनफैक्ट सुपीरियर थी मार्केट के मुकाबले। लास्ट लास्ट 2.5 साल मार्केट से कई ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ आई, बट बिकॉज पीई डी रेटिंग आ गई, हमारे पोर्टफोलियोज उस नज़रिए से सफ़र किए। अब क्या दिख रहा है कि जैसे-जैसे मार्केट को एहसास हो रहा है कि ओवरऑल अर्निंग्स रिकवरी इंडिया में आएगी, लेकिन बहुत कोई तोड़-फोड़ अर्निंग्स रिकवरी नहीं आएगी। Q3 में भी थोड़ी बहुत अर्निंग्स रिकवरी आई है। ज़ाहिर है, भारत सरकार ने FY 26 में इनकम टैक्स भी घटाया है, जीएसटी भी घटाया है, आरबीआई ने 125 बिप्स का रेट कट भी डिलीवर किया है। तो ज़ाहिर है, अगर आप इतनी सारी स्टिमुलस डाल दोगे, तो कुछ हद तक अर्निंग्स रिकवरी आएगी, आई है, शुक्र है भगवान का। बट ये कितनी सस्टेनेबल है, आई थिंक ये सवाल इस पे बरकरार रहेगा, ओके। स्पेशली इन लाइट ऑफ जिस प्रकार की जॉब लॉसेस शुरू हो गई है टेक सेक्टर में लास्ट 1-2 साल में देखने को मिला है। मेरे ख्याल है आगे जाते हुए जैसे-जैसे एआई का प्रहार और क्लियरली समझ आएगा, कॉल सेंटर्स में, कोडिंग में, आईटी में, इवन हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स में, अंडरराइटिंग टीम में, एचआर में, लीगल में, अकाउंटिंग में, काफ़ी सारे एरियाज़ में जैसे-जैसे एआई का प्रहार और दिखेगा, आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ, डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ अगर इंडिया ला पाई, तो काफ़ी अच्छा आउटकम रहेगा। वैसे माहौल में हमारे पोर्टफोलियोज़ आई होप विल कैरी ऑन डिलिवरिंग सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। गॉट इट। एंड अभी रिसेंटली आईटी सेक्टर में भी वी हैव सीन अ गुड करेक्शन एंड आईटी सेक्टर पिछले कुछ टाइम से चला नहीं है। सो यू व्हाट्स योर व्यू ऑन आईटी सेक्टर? डू यू होल्ड आईटी इन योर पोर्टफोलियो? हाँ जी, है, हमारे पास आईटी है। हम अंडरवेट हैं। अ अभी भी सोच रहे हैं कि अंडरवेट रहें या और घटाएँ वेट। मैंने 2 ढाई साल से काफ़ी जगह पे बोला है, लिखा है
कि एआई का प्रहार इंडियन आईटी के ऊपर रहेगा, एआई का प्रहार इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहेगा। एट अ सिंपल लेवल हमारे देश के पास एक ही बड़ी एसेट है, राइट, जिस हमारी आबादी, राइट। हम सालाना सालाना 80 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया की यंगेस्ट डेमोग्राफी, और हमारी दुनिया को देन थी ये ब्राइट यंग सस्ते ग्रेजुएट्स। 3 लाख में वो आईटी करते थे, 3 लाख में ज्वाइनिंग सैलरी थी। अब एआई की वजह से वो ज़रूरत, अब उस ज़रूरत की उतनी अहमियत नहीं रही, हमारे देश की आबादी की उतनी अहमियत नहीं रही एआई के बाद जो पहले थी। एंड ज़ाहिर है उस नज़रिए से देखें तो बहुत आईटी सेक्टर पे प्रहार आ रहा है, प्रभाव आएगा आईटी सेक्टर से। इंडिया $300 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, उस नंबर पे भी असर पड़ेगा। जॉब क्रिएशन एज वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी पिट चुकी है आईटी सेक्टर में। मेरे ख्याल से आगे जाते हुए अगर हम नीति आयोग का अक्टूबर 2025 का नीति आयोग का बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने एक सिनारियो बनाई है कि आईटी आईटी और कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, लगभग 20% 20% ऑफ द पीपल वर्किंग इन आईटी एंड कॉल सेंटर्स कुड लूज देयर जॉब, नीति आयोग के सिनारियो एनालिसिस के मुताबिक। तो अलग अलग लेवल पे आई थिंक आईटी का जमाना कुछ हद तक, द हाई वाटर मार्क इज आईटी इज गॉन। एंड आगे जाते हुए आई थिंक इंडिया को दूसरे इंजन ढूंढने पड़ेंगे ग्रोथ के, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे कि फुटवेयर, जैसे कि छोटी छोटी गाड़ी या लाइट ट्रैक्टर का उत्पादन और उसका एक्सपोर्ट। तो आईटी की स्टोरी मेरे ख्याल से पीछे है, आगे दूसरी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। गॉट इट। एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन ग्लोबल मार्केट्स? लाइक अभी हमने देखा कि साउथ कोरियन मार्केट, जैसे कोरियन मार्केट्स ने पिछले एक साल में 100% रिटर्न दिए। नैस्डैक वाज आल्सो अप लाइक मोर देन 20%। और इफ यू टॉक अबाउट द जापानीज एंड चाइनीज मार्केट, दे हैव आल्सो डिलीवर्ड वेल गुड रिटर्न्स। तो इस पे आपका तो क्या? 4 साल पहले मुझे खटका कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 हमारे सर के ऊपर आ चुकी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 था स्टीम इंजन, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 थी इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 था 1750 के आसपास, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 इलेक्ट्रिसिटी 1880 सन 1900 के आसपास ना। उस जमाने में हम अंग्रेजों के गुलाम होते थे, इसलिए हमारे लिए काफ़ी हद तक वो इरेलीवेंट रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 इज अ बंच ऑफ थिंग्स: एआई, बायोटेक, क्लीन टेक, और ईवी। ना 4 साल पहले कोविड का दूसरा साल चल रहा था 2021। मुझे खटका कि चारों जो टेक्नोलॉजीज है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 के सेंट्रल टेक्नोलॉजी है, चार बड़े टेक्नोलॉजीज क्लीन टेक, बायोटेक, ईवी और एआई, इन किसी में हमारे पास, इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम कुछ हद तक चारों टेक्नोलॉजी में दूसरे देश के मोहताज बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी उनके पास रहेगी, हम उनको देंगे उस टेक्नोलॉजी के। कोरोना इन यूके मुझे पता था कि इंडिया दुनिया की मार्केट का केवल 3% है। So 4 years ago, we decided we will set up a investment team abroad. यूरोप, अमेरिका, ईस्ट एशिया के स्टॉक्स को रिसर्च करेंगे। सो न्यूयॉर्क में हमने टीम बनाई 2022 में, एसईसी की लाइसेंस ली, केमन आइलैंड्स में ग्लोबल स्मॉल एंड मिड कैप फंड लगाया, और इंडिया में गिफ्ट सिटी में हमने ऑफिस बनाई। और इंडियन लोगों को 2022 से हम इंडियन लोगों को मदद कर रहे हैं कि आप ग्लोबली इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया से आगे बढ़िए। इंडिया दुनिया का 3% है वर्ल्ड मार्केट्स का। तो जैसे मेरे केस में मेरा आधा पोर्टफोलियो इंडिया में है, और मेरी आधी वेल्थ यूरोप, अमेरिका और ईस्ट एशिया में निवेशित है थ्रू गिफ्ट सिटी, राइट। मेरे ख्याल से ये करना अहम है, जैसे आप बोल रहे हो। नॉट जस्ट कोरिया, मेरे ख्याल से जो भी कंट्रीज टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे है, वो जर्मनी हो, स्वीडन हो, हॉलैंड हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, कनाडा हो, ताइवान हो, जो भी कंट्रीज टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ज़माना है। बिकॉज जहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल क्रांति आती है, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी में बड़ा परिवर्तन आता है, जो देश उस टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे है, वो देश आगे बढ़ जाता है। सो अगर हमको इंडिया में रह के फ़ायदा उठाना है, तो जाहिर है हमको इंडिया से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और भारत सरकार को क्रेडिट देनी चाहिए, गिफ्ट सिटी की अथॉरिटीज़ को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि गिफ्ट सिटी के माध्यम से हम लोग एक टैक्स एफिशिएंट तरीके से, लो कॉस्ट तरीके से ग्लोबल मार्केट में निवेश कर सकते हैं गीतांश। गॉट इट। तो अभी आपका क्या करंट एलोकेशन है इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स? मतलब कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ जस्ट हाँ बेसिक जी। आइडिया? तो हमारा ग्लोबल एलोकेशन हमने चाइना में नहीं किया है, बिकॉज चाइना हमको लगता है कम्युनिस्ट पार्टी का इतना बोलबाला है वहाँ पे कि अगर हमको, अनलेस वी हैव सम सोर्स इनसाइड द कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज मार्केट में कमाना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। तो हमारी निवेश
करीबन 55% प्रॉफिट्स जो हमारे हमने निवेश किया, 55% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स कम फ्रॉम यूएसए, थोड़ा बहुत कनाडा है, बट 55% यूएसए कनाडा है, और 45% यूरोप, और थोड़ा बहुत ताइवान है उसके अंदर, राइट। अगर हम मार्केट कैप के नज़रिए से देखें गीतांश, तो करीबन 30% पोर्टफोलियो जो जाने माने बड़े ट्रिलियन डॉलर प्लस के स्टॉक्स हैं, जैसे कि अमेजॉन, गूगल, बट 70% पोर्टफोलियो, 70% ऑफ आर ग्लोबल कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो इज इन कंपनीज विच आर लेसर मार्केट कैप, कुछ हद तक स्मॉल एंड मिड कैप. So in companies की market cap ranges all the way from $5 billion at the lower end to say $500 billion at the upper end. So हमने 70% पोर्टफोलियो जानबूझ के ऐसे स्टॉक्स में लगाए हैं जो इंडिया में उतने प्रचलित नहीं है. एंड आयरॉनिकली बिकॉज ये स्टॉक्स प्रचलित नहीं है, एक बहुत दिलचस्प सा अपसाइड मिलता है. वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप अमेरिका की बात कर रहा हूँ, आपको 100, 200, 300 स्टॉक्स मिलेंगे जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 15% डॉलर है, राइट. कंपेयर टू इंडिया का अर्निंग्स ग्रोथ डॉलर में 5.5% बैठता है ओवर 3, 5, 10, 20 ईयर्स, राइट. आज उससे कम है, आज की सिचुएशन थोड़ी सी अनयूजुअल है, बट ओवर 3, 5, 10, 20 ईयर्स गीतांश, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ बैठती है 5.5%. इसके मुकाबले आपको यूरोप अमेरिका में हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे विच आर ग्रोइंग अर्निंग्स एट 15%, और उनकी वैल्यूएशन भी पी मल्टीपल के अगर नजरिए से देखें 15-17 का पी मल्टीपल है, बिकॉज उनका मार्केट इतना विशाल है. यूरोप प्लस अमेरिका इज 70% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कंपेयर टू इंडिया का 3. इतना विशाल मार्केट है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो अच्छी ग्रोथ दिलाती है आपको, लेकिन ओके. सस्ती उपलब्ध है, बिकॉज उतने विशाल मार्केट में वहां पे 5, 10, 20 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप स्टॉक को कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता. तो हमने डिसाइड किया था कि हम वेस्ट में डाइवर्सिफाई करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 के भागीदार बनेंगे. लेकिन हमने ये भी डिसाइड किया था कि जो बहुत महंगे स्टॉक्स है वेस्टर्न मार्केट में, उससे थोड़ा दूर रहेंगे. सो एनवीडिया हमने कभी ली नहीं, अगर ली होती तो थोड़े पैसे और बन जाते, बट एनवीडिया ली नहीं. एनवीडिया थोड़ी महंगी लगती है हमको, बट विदाउट बाइंग एनवीडिया वी फाउंड इट वाज रिलेटिवली इजी बाय हैविंग अ टीम इन न्यूयॉर्क टू ओके. पार्टिसिपेट इन दुनिया में जो क्रांति चल रही है, जिस क्रांति का फायदा आप और हम उठा रहे हैं. कुछ हद तक ये लगता है, जिस जूम कॉल पे हम बात कर रहे हैं, इस जूम कॉल पे एआई रिकॉर्डिंग चल रही है, राइट. वो करेक्ट. एआई रिकॉर्डिंग इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3, राइट. करेक्ट. तो ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, वो इंडियन मार्केट में उतनी इजीली हासिल नहीं होते. सिमिलरली डिफेंस एंड एरोस्पेस, दुनिया में भयंकर खर्चा चल रहा है, फाइटर जेट्स पे, स्टेल्थ जेट्स पे, कमर्शियल एयरलाइंस पे, ड्रोन्स पे, राइट, मिसाइल सिस्टम्स पे. उसका भी ज़्यादातर अगर हमको कमाना है तो वो कंपनीज लिस्टेड होंगे पेरिस में, न्यूयॉर्क में, कुछ हद तक एम्स्टर्डम में. तो वो भी एक अलग सा पहलू बन जाता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो कश्मकश चल रही है, अगर उससे फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए भी हमको वेस्टर्न मार्केट्स में जाने की आवश्यकता है. तो आप कुछ कैश मेंटेन करते हो अपने ग्लोबल पीएमएस में, या यू डिप्लॉय 100%? नहीं, सो ग्लोबल कंपाउंडर्स पीएमएस के मॉडल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. एआईएफ भी है, और म्यूचुअल फंड में भी शीघ्र ही ला रहे हैं. तो एज लिटिल एज $5,000, मतलब कि 4.5 लाख रुपया, एज लिटिल एज 4.5 लाख रुपया, पीपल कैन इन्वेस्ट विद अस इन ग्लोबल कंपाउंडर्स इन अ म्यूचुअल फंड फॉर्मेट. वहाँ पे कैश एलोकेशन नहीं है, मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए 1-2% कैश में रखते हैं, बट कैश कॉल नहीं ले रहे, बिकॉज हमको भयंकर मौका दिख रहा है, हमको सस्ता दिख रहा है स्टॉक, राइट. वेस्टर्न यूएस स्मॉल कैप्स, ओके. US small caps, Gitansh, are trading at a 26-year low. US small caps are trading at a 26-year low when it comes to relative PE of small cap to S&P 500. तो ऑलमोस्ट S&P 500 के आधे PE में US स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं. और जैसा कि मैं बोल रहा था, अर्निंग्स ग्रोथ आराम से 15% के आसपास आ रही है. इसलिए हमको लग रहा है कैश में रहना नहीं चाहिए, निवेशित रहना चाहिए. एंड निवेशित रहना चाहिए अराउंड द थीम्स ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस, टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लग्जरी, हेल्थ केयर, और वहाँ की जो फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम है, जैसे कि बार्कशायर हैथवे. ऑल राइट. एंड मेरा एक और क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी व्यूज ऑन जो सबका फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, लाइक टेस्ला, राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यूएशन? कभी हमने निवेश नहीं किया था, पार्टली बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, बट पार्टली बिकॉज जो जो हमको दिख रहा है, चाइनीज ईवी गाड़ियाँ सस्ती हैं, चीपर लाइक है, तो कार्स BYD. आर. हाँ, BYD. काफ़ी सारे हैं, फिर अगर अकेला BYD होता तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी शायद नहीं होती,
multiple Chinese EV manufacturers. The cars are cheaper than Tesla, एंड ऐसा नहीं लग रहा कि टेस्ला उनसे ज़्यादा हाईटेक गाड़ी है। तो ओके। टेस्ला महंगी है, तो गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी महंगी है और उतना कुछ टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं लग रहा चाइनीज़ कंपनीज़ के, चाइनीज़ ईवी मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले। इसलिए वैल्यूएशन पे भी और फंडामेंटल्स भी हमने अब तक टेस्ला अवॉइड किया है और एनवीडिया भी अवॉइड किया है। ठीक है। और अभी इंडियन जो कंपनीज है, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स वर्सेस यूएस की जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज हैं, यू वांट टू ड्रॉ एनी कंपैरिजन इन बिटवीन द आई वैल्यूएशन? थिंक कुछ थोड़ा कंपैरिजन अनफेयर है, बिकॉज इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ इतनी कमज़ोर है हमारे स्मॉल एंड मिड कैप्स की आज के माहौल में। जो लास्ट 2-3 साल में, जो 2 साल में अर्निंग स्लो डाउन रही है, उसमें हमारे स्मॉल एंड मिड कैप्स का इंडिया में ज़बरदस्त पिटाई हुआ है। और इंटरेस्टिंगली स्मॉल एंड मिड कैप में उतनी बड़ी अर्निंग्स पिकअप इस क्वार्टर नहीं है एक्चुअली। जो Q3 की अर्निंग्स पिकअप है वो काफ़ी हद तक लार्ज कैप्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। बट अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स के लंबे लंबे नज़रिए से बात करें, स्मॉल एंड मिड कैप्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड हैव ग्रोन अर्निंग्स ट्वाइस एज फास्ट एज इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप्स। इसकी वजह मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल एंड मिड कैप्स में यूएसए में इंडिया के मुकाबले दोगुना रहा है और वैल्यूएशंस हाफ, क्या कभी कभी वन थर्ड भी है। तो 15, एज आई सेड, 15-17 पी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पी, 20 पी पे आपको यूएसए यूरोप में बढ़िया स्मॉल कैप मिल जाता है विद 15-17% ईपीएस ग्रोथ। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है, वाई डू इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप्स ग्रो स्लोअर दैन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं। करेक्ट। टॉप लाइन पे टॉप लाइन पे बराबरी का मुकाबला है गीतांश। ओके। अगर टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें हमारे देश में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, स्मॉल एंड मिड कैप की टॉप लाइन ग्रोथ आती है 5-6% डॉलर में, ठीक है। लेकिन बिकॉज हमारे देश में ज़मीन इतनी महंगी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र के कई सारे हिस्से हैं यहाँ पे यूरोप से भी ज़्यादा महंगी है ज़मीन, राइट। बिकॉज ज़मीन इंडिया में इतनी महंगी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी हाई है, तो अगर आप वर्किंग कैपिटल उठाएं इंडिया में तो आपका 11% आराम से आ जाता है। वेरएज वेस्ट में या चाइना में या वियतनाम में आपको 3% ही देनी पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो कैपिटल कैपिटल और लैंड वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना सस्ता है इंडिया के मुकाबले कि बॉटम लाइन ग्रोथ की जब बात आती है, ईपीएस ग्रोथ की बात आती है, वहाँ के कंपनी हमारे से दुगना ग्रोथ पे ग्रोथ दिखा पाते हैं। और वर्ल्ड मार्केट हम 3 है, तो जिस प्रकार का पी मल्टीपल री रेटिंग होता है इंडिया में, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर आ जाता है छोटे से मार्केट में, स्टॉक को भगा देता है, वो वाला पंगा यूरोप अमेरिका में लेस होता है, इसलिए आपको वैल्यूएशन सस्ते मिलते हैं। पी मल्टीपल्स इंडिया का आधा या कभी कभी एक तिहाई, और अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया का दुगना। ओके। एंड जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, आप इंडियन पीएमएस में भी शायद वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, वेयर यू लुक फॉर अ सर्टेन रेवेन्यू ग्रोथ, आरओसी ऑफ 15%, आरओई हाँ ऑफ जी, 15%। तो ग्लोबल पीएमएस में कोई भी स्टॉक ऐड होता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है अभी? हाँ जी। तो सो इंडिया में हम आरओसी देखते हैं। आरओसी इज ईबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानिए, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। वेस्ट में हम इसका एक थोड़ा सा इसके कजन का यूज करते हैं, आरओसी नहीं करते, इसका कजन कॉन्सेप्ट है सीएफओ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एज अपोज टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। क्यों करते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल? क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज में जो दिमाग वाला, हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला वेस्टर्न कंपनी होता है, उसका काफ़ी सारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, इंटेंजिबल, ब्रांड, कैपिटलाइज्ड आर एंड डी। तो रादर देन टेकिंग न्यूमरेट डिनोमिनेटर में, रादर देन टेकिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, हम इन्वेस्टेड कैपिटल लेते हैं। मतलब कि आपका प्लांट इक्विपमेंट, आपका वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल आपके बिजनेस में, मोटा पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया है, इंटेंजिबल्स को बाहर रखते हैं नजरिया से। सो इंडिया में हम 15% रोकी की खोज करते हैं, वहां पे भी डबल डिजिट नंबर चाहिए सीएफओ टू इन्वेस्टेड कैपिटल में। इंडिया ओके। में रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया में रेवेन्यू ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ग्लोबल कंपाउंडर्स में भी रेवेन्यू ग्रोथ इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। जाहिर है, कोई भी देश हो, कनाडा हो, इंडिया हो, अगर धंधे में ग्रोथ नहीं है तो पैसा बनाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और जैसे इंडिया में हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए कौन सी कंपनी शरारती है, वही फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इस्तेमाल वेस्ट में भी करते हैं। वेस्ट में भी शरारती कंपनी है, यूएसए में स्पेशली काफ़ी शरारती कंपनी है, तो उनको भी पिक्चर से बाहर करना होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके। ऑलराइट।
और अभी केमिकल सेक्टर भी कोविड के बाद से एक बहुत बड़ी रैली केमिकल सेक्टर ने पकड़ी, लेकिन उसके बाद केमिकल सेक्टर हैज़ अगेन बीन इनटू काइंड ऑफ अ सिक्लिकल सेक्टर एंड इट्स नॉट परफॉर्मिंग. सो एनी व्यूज ऑन केमिकल एंड हेल्थ केयर एज अ सेक्टर राइट नाउ? हाँ, ये देखिए, दो इसमें दो चीज़ें अलग अलग हो रही है। एक तो चाइना डंप किए जा रहा है। उस मुझे कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि चाइना डंपिंग कब घटाएगा, राइट? एंड इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट सच इज लाइफ। चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है। आई थिंक लास्ट 4 सालों में चाइना ने अपनी केमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। दुनिया में उतनी डिमांड नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन चाइना डंपिंग चल रहा है और उससे भाव टूट रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव स्टोरी है, जो बुल स्टोरी है, कि यूरोप के साथ जो हमने एफटीए साइन की है, वो मुझे लग रहा है बहुत लाभदायक एफटीए है इंडिया के लिए। बिफोर द एफटीए इंडिया पेड स्टिल पेज एक्चुअली 15% इम्पोर्ट, 15% टैरिफ्स ऑन सेलिंग दवाई एंड केमिकल्स इनटू यूरोप। ओके. वो अगले साल से ज़ीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को यूरोपियन मार्केट्स में एक्सेस मिलेगी टैक्स फ्री बेसिस पे, टैरिफ फ्री बेसिस पे, आई थिंक केमिकल इंडस्ट्री में एक बड़ी उछाल की संभावना है। फार्मास्यूटिकल्स पे, जस्ट टू क्लैरिफाई, फार्मास्यूटिकल्स में नहीं था टैरिफ। यूरोप हमारे दवाई को टैरिफ फ्री आने देता था। ऑर्गेनिक केमिकल्स पे टैरिफ था, वो यूरोप इंडिया एफटीए के तहत अगले साल से ज़ीरो हो जाएगा। एंड वहाँ से हमारे ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर्स को एक एक बड़ा बड़ा बूस्ट मिल सकता है। Okay, got it. Now, coming on to the main question which I also have, and what is the biggest glitch that you see in the India's growth story? Though every fund manager is quite very aggressive on Indian growth story, but there can be some problems which you think that need to be eliminated. These are some glitches which we see in the India growth story. देखिए, एलिमिनेटेड तो करना मुश्किल है, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 साल से चिल्लाए जा रहा हूँ, फॉर एनीबडी हु इज लिसनिंग एंड एनीबडी हु रीड्स आवर ब्लॉग्स और वॉचेस आवर पॉडकास्ट, की एआई का बड़ा प्रहार रहेगा रहेगा इन पे। एंड मिडिल क्लास जॉब क्रिएशन की स्टोरी कुछ हद तक रुक गई है। एंड डेटा में दिखता है कि मिडिल क्लास जॉब क्रिएशन की स्टोरी रुक गई है। जैसे जैसे एआई और ताकतवर बनता जाएगा, जैसे जैसे एजीआई, आर्टिफिशियल जनरलाइज इंटेलिजेंस आगे आएगी, अ, उतना प्रहार, उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा मिडिल क्लास के जॉब्स के ऊपर। काफ़ी सारे कंपनीज ने इसके बारे में ओपनली बात की है। एचसीएल टेक याद आता है, विप्रो के रिशाद प्रेम जी साहब याद आते हैं, बजाज फाइनेंस ने काफ़ी ओपनली समझाया है। एंड दिखता भी है, राइट? दोस्त रिश्तेदार में लोगों की जॉब जा रही है एआई की वजह से। तो इंडिया का जो कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी था कि हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब मिलेगी, हम प्रमोशन पाएंगे, कमाएंगे, फिर जाके खर्चेंगे उस पैसे को गाड़ी पे, घर पे, हॉलीडेज पे, वो स्टोरी आई थिंक, वो स्टोरी मेरे ख्याल से रिस्क में है, एंड काफ़ी बड़ी रिस्क में है। आई एम नॉट सो श्योर दैट मच द गवर्नमेंट कैन डू। आई थिंक इकोनॉमी को चेंज करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी बदलेगी फ्रॉम सेलिंग आईटी सर्विसेज, we will have to go to we'll have to move towards an economy which sells manufactured goods. अगर आपको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचनी है ग्लोबल मार्केट में, करेंसी रुपी विल हैव टू गो टुवर्ड्स 100, परहैप्स इवन क्रॉस 100। कोई भी एशियन कंट्री, जापान, चाइना, ताइवान, कोरिया, कोई भी एशियन कंट्री अपना एक्सपोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ा पाया है जब तक उसने करेंसी को तोड़ा नहीं है। Okay. तो मेरे ख्याल से ये सारा काम फ्री मार्केट करके देगा। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स घटेगी। आईटी एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए $300 बिलियन कमा के देते हैं। आप और मैं जिस कैमरा, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी सामान इंडिया खरीद पाती है बिकॉज हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स की वजह से। जैसे जैसे आईटी एक्सपोर्ट्स घटेगी, इफ यू वांट टू कीप बाइंग ऑल द गुड स्टफ व्हिच वी आर बाइंग टू डू दिस पॉडकास्ट, तो हमको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचनी पड़ेगी। अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचनी है तो जाहिर है रुपी को टूटना पड़ेगा। अगर रुपी टूटेगी तो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस आएगी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में और हमारी इकोनॉमी पिवट करेगी। तो काफ़ी बड़ा डायरेक्शन चेंज आगे है इंडिया के लिए। 2026 मेरे ख्याल से इतिहास में जाना जाएगा एज इम्पोर्टेंट ईयर एज 1991। इकोनॉमी एक नई दिशा लेगी, आगे बढ़ेगा हमारा देश। बट जो पुरानी कहानी थी वो कहानी अलग थी। जो सॉर्ट ऑफ पीपल हु डिड वेल इन पुराना इंडिया, पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट्स, आईटी वाले, उनकी ज़िंदगी आई थिंक अभी थोड़ी टफ होने वाली है। एंड स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स, उनकी लाइफ अच्छी बनने वाली है, वो भले ही गुजरात में फैक्ट्री में हो या तमिलनाडु में हो या कर्नाटका में हो। Okay.
And in your domestic PMS, the Indian PMS that you run, you have multiple strategies. So अभी वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं PMS में? बेसिकली यू आर हाँ जी, बाइंग। नहीं, सो हमारे स्मॉल एंड मिड कैप में हम बहुत सारा कैश पे बैठे हैं, जैसे मैं समझा रहा था, हमको वैल्यूएशन रिच लगते हैं, हमको अर्निंग्स ग्रोथ उतनी तगड़ी नहीं लगती जितनी होनी चाहिए, तो हम स्मॉल एंड मिड कैप में बैठे हैं कैश में, हमको लग रहा है वैल्यूएशन और पिटेगी, उसका मौका उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा सीसीपी स्ट्रैटेजी जो है, लार्ज कैप स्ट्रैटेजी जो है, उसमें फुली इन्वेस्टेड है, बट वे फुली इन्वेस्टेड इन सेक्टर्स which are classical defensive sectors, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि फार्मा, जैसे कि हेल्थ केयर। उसमें भी हम थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स एलोकेशन है, जो कंजम्पशन प्लेज है हमारे पोर्टफोलियो में। एज आई सेड, मुझे लग रहा है कंजम्पशन की स्टोरी इंडिया की थोड़ा बैकफुट लेने वाली है, मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपोर्ट अग्रिम पंक्ति में आने वाली है। सो अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई मोर कंपनीज दैट विल हेल्प अस benefit from India's renaissance as a manufactured goods exporter। एक रिकवरी आनी पड़ेगी इंडिया को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सामान बेचना पड़ेगा। तो जाहिर है जो कंपनीज इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में, वो टेक्सटाइल्स में हो या ऑटो एंसिलरीज में हो या इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में हो या ऑर्गेनिक केमिकल्स में हो, जौन से कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में अच्छा काम करती है, उसको हम ढूंढ के खरीदने का प्रयास करेंगे। सो बेसिकली अभी आप कैश बहुत होल्ड कर रहे हो अपने मिड एंड स्मॉल कैप PMS में? हाँ जी, बहुत सारा कैश लेके बैठे हैं वहाँ पे। Okay. So now we are just moving on to the last part of the webinar. So just, I would be asking two, three questions. So one is there, one of your recent podcasts which happened with Raj Shamani, I just was watching that a lot of, which you said a lot of promoter families are now moving to UAE and Singapore and setting up their family offices. So वो उसके पीछे क्या reasons है, like why are promoter families are setting up offices there? आई थिंक तीन अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक पहला तो है कि अम, अगर आपके पास इंडिया में पैसा है, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है इधर आईपीओ करके या ब्लॉक बेच के, तो आप बोल रहे हो यार मैं पोल्यूटेड एयर क्यों ब्रीथ करूं, मैं ट्रैफिक में क्यों फंसा रहा हूँ, वो दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, बॉम्बे, डजेंट मैटर वेयर यू आर इन इंडिया, आपका ट्रैफिक में फंसना आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा समस्या है। सो मैं क्यों पोल्यूशन और ट्रैफिक वगैरह झेलूं, लेट मी, आई एम वेल्थी पर्सन नाउ, मैं अपनी कंपनी बेची है या आईपीओ कराया है, मैं दुबई या सिंगापुर में, बेटर लाइफस्टाइल है, हवा प्रदूषित नहीं है और ट्रैफिक के मुद्दे थोड़े कम है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। आई थिंक वो पहला एक लाइफस्टाइल का कॉल है। आई थिंक दूसरा है कि अ, मैंने कमा लिया है, मुझे उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही यहाँ पे, तो मैं अपने जो स्टॉक, कंपनी का स्टॉक बेच के जो कमाई हुई है, आई वांट टू नाउ डाइवर्सिफाई ग्लोबली, राइट। सो रादर देन पुटिंग ऑल माय एग्स इन वन बास्केट कॉल्ड इंडिया, मुझे डाइवर्सिफाई करनी है और मैं अफ्रीका में पैसे लगाऊंगा, वो स्टॉक मार्केट हो या खुद फैक्ट्री खोलूंगा एज अ डिटेल। मैं अफ्रीका में पैसे लगाऊंगा, मैं मिडल ईस्ट में पैसे लगाऊंगा, शायद यूरोप में भी पैसे लगाऊंगा। तो अगर वैसा करना है मुझे, तो मेरे लिए ईजियर होगा अगर मैं दुबई में बेस्ड हूँ, टू टू डाइवर्सिफाई ग्लोबली। तो मैं लिस्टेड एंटिटी से कुछ पैसा इनकैश करता हूँ, 1000-2000 करोड़ का स्टॉक बेचता हूँ इंडियन मार्केट में, वो पैसा लेके फिर मैं ग्लोबली अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करता हूँ, राइट। एंड दिस कुड ऑल्सो मेक सेंस, अगर आपके फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, यू कांट गेट ऑल द बच्चास टू वर्क इन द इंडियन बिजनेस, तो एक बच्चे को मैं इंडियन बिजनेस चला दे दूंगा, दूसरे बच्चे को बोलूंगा जा दुबई जा और वहाँ से बाकी अफ्रीका एशिया में धंधा बना। ये दूसरा आई थिंक रीज़न है। काफ़ी सारे प्रोमोटर फैमिलीज अपना वेल्थ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, रादर देन पुटिंग ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। आई थिंक तीसरी जो चीज़ है, लोगों को दिख रहा है मेरे ख्याल से कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 जो चल रहा है, जैसे मैं समझा रहा था, बायोटेक, क्लीन टेक, Correct. ईवी, एआई, उसमें हमारा उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, बिकॉज हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना आर एन डी पे खर्चा हम करते नहीं है। आर एन डी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया का बहुत ही छोटा है, 0.6 है। मोस्ट अदर, फॉरगेट द वेस्टर्न कंट्रीज, इवन मोस्ट अदर एशियन कंट्रीज आर एन डी पे ज़्यादा खर्चती है। तो आई थिंक प्रोमोटर्स समझ रहे हैं कि अब कुछ साल ऐसे जाएंगे कि जब इंडिया को थोड़ा कश्मकश करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के में आगे बढ़ने के लिए। सो रादर देन ट्राइंग टू डू दैट सिटिंग हियर, दे सेइंग लेट्स गो अब्रॉड एंड सी। जैसे अगर उदाहरण लें, हम काफ़ी सालों से आइशर मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, तो सिद्धार्थ लाल जी ने, मुझे याद है 7-8 साल पहले, ही लेफ्ट दिल्ली, मूव टू लंदन, सेट अप एन आर एन डी लैब फॉर आइशर
एंड आयशर के जितने भी नए, रॉयल एनफील्ड के जितने भी नए बाइक्स आए, राइट, हिमालयन, इंटरसेप्टर वगैरह जो रॉयल एनफील्ड के नए बाइक्स आए, सारे यूके R&D सेंटर से निकले, राइट। तो जो प्रोमोटर समझ रहे हैं कि हमको R&D में आगे बढ़ना है और वो इंडिया में बैठ के करना मुश्किल है, वो लोग बाहर जाके R&D टेक्नोलॉजी लैब खोल रहे हैं। वो वाला प्रयास, बाहर साइंटिस्ट खरीद रहे हैं टू हायर अ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, गेट देम टू रिलोकेट टू ओखला। इट्स नॉट गोना बी इजी टू हायर अ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट एंड टेल देम आप बैंगलोर में सरजापुर में आके ट्रैफिक में अटक जाओ 2 घंटे के लिए। वो आसान नहीं है। तो अगर दुनिया के टॉप क्लास R&D इकोसिस्टम से प्लग होना है, प्रोमोटर्स आर रियलाइजिंग हमको वर्ल्ड क्लास सिटीज में रहना पड़ेगा, वहीं पे टॉप टैलेंट अवेलेबल है। तो ड्राइवर्स काफ़ी सारे हैं। एक संजय बारू नाम के मशहूर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है, इसको कहते हैं सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल। जो कामयाब इंसान है, कामयाब प्रमोटर है, वो इंडिया से रिलोकेट करके ये सिंगापुर, दुबई जैसे हब्स में जाके बेस अपने जिंदगी को बना रहे हैं। ओके। और आपका क्या व्यू है अभी प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स में? अ लॉट ऑफ फंड्स आर कमिंग एंड अ लॉट ऑफ आईपीओज आर कमिंग, सो एज इन कोई व्यू आपका उस पे, प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स पे? प्राइवेट इक्विटी तो मुझे एक ही चीज दिखती है, वो हर रोज माल बेचते हैं, देश से पैसा निकालते हैं। एंड आई कांट ब्लेम देम, एज आई सेड वैल्यूएशंस इंडिया में रिच है। तो हमको एक चीज याद रखनी चाहिए, इंडिया में 80% जो पीई और वीसी का पैसा लगा है, वो 80% विदेशी पैसा है। हमारा मतलब हिंदुस्तान का पैसा नहीं है। 80% ऑफ द पीई वीसी मनी इज इम्पोर्टेड मनी, एंड दीज इन्वेस्टमेंट्स वर मेड टिपिकली 7 8 9 10 साल पहले। तो उन्होंने लंबा खेला है और उनको आज तगड़े वैल्यूएशन दिखते हैं। इस इंडिया में जिस प्रकार के वैल्यूएशन दिख रहे हैं, दुनिया में ज़्यादा देशों में ऐसा नहीं है। तो वो अपना इनकैश करके, वो अपना इंडिया में माल को आईपीओ में या ब्लॉक ट्रेड में इनकैश करके निकाल रहे हैं पैसे। ये लगभग लास्ट 2 साल की स्टोरी है, और काफ़ी सारे आईपीओज में यही स्टोरी है। वो प्राइवेट इक्विटी हो या hyundai का कोरिया में प्रमोटर हो, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लंदन में प्रमोटर हो, या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोरिया में प्रमोटर हो, आईपीओ में ये लोग अपना माल बेच रहे हैं और हिंदुस्तान से पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो इसलिए ओके। प्राइवेट इक्विटी में ये मेन थीम है, ये बरकरार रहेगी जब तक चीज़ें सस्ती नहीं होती गीतांश। जब तक चीज़ें सस्ती नहीं होती, बेचने का सिलसिला जारी रहेगा। All right. I think that was a very good value add to, overall what's happening in the geopolitics and overall market space. Just the last question. अभी एक news आई थी recently because we, cover all the news what's happening in the PMS AIF space. So अभी एक news आई थी where there was some problem with the CFO of Marcellus. So investors got worried. So आपका क्या व्यू है, और वो चीज़ें अब रिजॉल्व हो गई है मार्सलस में? क्योंकि इन्वेस्टर्स की वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक जिन लोगों ने इस खबर को छेड़ा था, उछाला था, उनकी थोड़ी सी आलोचना करनी चाहिए, बिकॉज जिस प्रकार से सेबी ने पीएमएस का कॉन्स्ट्रक्ट बनाया है हिंदुस्तान में, इन्वेस्टर्स का पैसा पीएमएस मैनेजर के पास नहीं होता, इन्वेस्टर्स का पैसा डिपॉजिटरी के पास होता है। सो हमारा सीएफओ क्या, मैं भी उसको छू नहीं सकता। वी कैन बाई स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। जो पीएमएस का जो क्लाइंट है, उसके बिहाफ पे हम स्टॉक्स ले सकते हैं, उनका पैसा हम छू नहीं सकते, राइट। तो ये Right. चीज़ आई थिंक आपके दर्शकों को साफ साफ समझ जाना चाहिए। वो मार्सलस का क्लाइंट हो या किसी दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर का क्लाइंट हो, सेबी ने इतना ब्यूटीफुल कॉन्स्ट्रक्ट बनाया है कि पैसा डिपॉजिटरी के पास है, हमारे पास नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि मैं बैंक अकाउंट की तरह मैं पैसा निकाल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो इन द केस ऑफ द सीएफओ, हमने पकड़ लिया था उसको, वो हमारे पैसे चोरी कर रहा था, मेरे पैसे चोरी कर रहा था। तो Okay. ज़ाहिर है, अगर मैंने सीएफओ को पकड़ा है मेरे पैसे चोरी करते हुए, हमने पहले पता किया हुआ क्या है, फिर हमने एक नोटरी को बुलाया, रिकॉर्ड किया पूरा, सीएफओ ने वीडियो पे और लिखित में बताया कि कैसे उसने मेरे पैसे चोरी किए थे। दिस इज मेरे पैसे, मतलब लार्जेस्ट शेयर होल्डर। सो इसमें क्लाइंट्स के पैसे का कोई सवाल नहीं था। एंड देन वी ऑब्वियसली हैविंग हर्ड दैट ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग मनी, वी सैक्ड हिम, एंड देन वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, फाइल्ड एन एफआईआर। फिर हमने हमने हमारे इंश्योरर को इत्तला किया, और हमारे इंश्योरर ने वो पैसे की भरपाई कर दी। सीएफओ इज ऑन द रन नाउ। वो हमारे पैसे चुरा के आई थिंक कहीं और चला गया है, कुछ और कर भाग भाग गया है, या कुछ और कर रहा है जिंदगी के साथ। आई डोंट नो। वी आस्क्ड द कॉप्स टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम, और हमारे इंश्योरर ने फटाफट उसकी पूरी भरपाई कर दी। सो इट हैड नथिंग टू डू विद क्लाइंट्स मनी, इट वाज माय मनी। He stole our money. We caught him doing so, and he confessed. We recorded it. We reported it to the cops,
and now the authorities are following up All and right. taking I think you necessary were the action one against who him. took action. It was in the news that you were the one who only took action, right? हाँ जी, तो नहीं लेना चाहिए ना। अगर आप मुझसे पहले मेरे पैसे चुराएगा तो मैं थोड़ी ना Okay. बोलूँगा, चल भैया तू निकल ले ऐसे चुपचाप, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कोई पैसे चुराएगा तो ज़ाहिर है आप देश में एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बनाई गई है, आप उसका फ़ायदा उठाओगे या कि आप पुलिस स्टेशन बोलोगे कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, एफआईआर दर्ज करोगे एंड यू विल फॉलो, वी लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। हमको कुछ और करने की इच्छा नहीं थी, वी वांटेड टू लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स एंड ऑल फेयरनेस टू द सिस्टम, इट वर्क्स। द इंश्योरर took cognizance of the offense and the FIR, and the insurer made good the amount that we had lost. All right. Just the last and the favorite question, that your views on gold and silver. देखिए, मैंने निवेश नहीं किया है, बट अगर अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो दुनिया में 3 बड़े कोरिलेटेड 3 बड़े एसेट्स हैं जो लो कोरिलेशन पे है। एक तो इंडियन इक्विटीज़, दूसरा यूएस इक्विटीज़ और तीसरा गोल्ड। तो इन 3 एसेट्स का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन लो है, मतलब तालमेल लो है। अगर आप 1 तिहाई, 1 तिहाई, 1 तिहाई कर देते हो, 1 थर्ड, 1 थर्ड, 1 थर्ड कर देते हो, यूएस इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़ और गोल्ड, और आप सिस्टमैटिकली रीबैलेंस करते हो। मानिए हर साल आप वैलेंटाइन्स डे पे रीबैलेंस करते हो 14 फरवरी, अब हर साल 1 थर्ड, 1 थर्ड, 1 थर्ड कर देते हो। तो काफ़ी सारा डेटा दिखलाता है कि आपके आउटकम काफ़ी हेल्थी होंगे। आपको डॉलर में करीबन 13% डॉलर मिल जाएगा, व्हिच इज़ रुपीज़ में 17-18, और आपकी वॉलेटिलिटी भी कम आ जाएगी, आपकी ट्रिपल इंजन कंपाउंडिंग होगी, आपको रात को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि तीनों एसेट एक साथ बहुत रेयरली टूटते हैं। तो आइडियल वर्ल्ड में मैंने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, बट मेरे पास अभी 50-50 है, इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक्विटीज़। ग्लोबल कंपाउंडर्स मेरे वेल्थ का आधा है और हमारे देश के एक्विटीज़ मेरे वेल्थ का आधा है। तो वेटिंग, अगर गोल्ड सिल्वर और टूटे at some stage, अगर गोल्ड सिल्वर और टूटे, आई विल ट्राई टू मेक गोल्ड प्रेशियस मेटल्स 1/3 of my portfolio. All right, got it. So thank you so much, Saurabh. It was, Thank you. very good to have you, and look forward for such future conversations. Thank you, Gitansh. Thank you so much. Thanks for hosting me. Thanks, Thank you. thanks, thanks, thank you. Thanks, Saurabh. Thank you.